हेलो एवरीवन। तो अब यीबू घर आकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था कि इतने में आंटी लान उसके पास मिल्क लेकर आती हैं और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। आजकल तुम्हारे पर एग्जाम्स का प्रेशर है और डैड का डर भी, इसी वजह से तुम इतने चिड़चिड़े हुए हो। और ये सुनते यीबू को काफ़ी शर्मिंदगी होती है कि आंटी लान कितनी स्वीट है और अगले दिन डिनर के टाइम पर मैंने आपसे कितनी बदतमीजी कर दी थी। वो उनसे अपोलोजाइज करता है कि ऐसे ही कभी कभी मेरा मूड खराब हो जाता है, लेकिन आंटी उससे कहती है मैंने तुम्हारी किसी बात का माइंड नहीं किया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यिन को दिखाते हैं, वो आंटी लान के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। आंटी उससे कहती है कि आजकल तुम ऑफिस में बहुत बिजी रहती हो, किसी दिन टाइम निकाल कर अपने डैड से बात करो और उन्हें सारा कुछ क्लियर कर दो। जर्लिन के बारे में तुम कब तक छुपा सकती हो। लेकिन एक्चुअली यिन की अपनी सिचुएशंस थी। जैसे ही उसका ब्रेकअप हुआ था उसके साथ ही उसके ऑफिस में प्रॉब्लम्स होने लगे थे। उसे नया डिपार्टमेंट दे दिया गया था और उसकी जॉब भी रिस्क पर थी। इतनी टेंशन के बीच वो डैड को ये सब बताकर एक और टेंशन गले नहीं डालना चाहती थी। जबकि उधर यीबू, गुआंगशी और शाया तीनों बैठे हुए थे एक जगह पर और प्लानिंग कर रहे थे कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पर यीबू शाया को सब समझाता है जो उसका तरीका था लाइव स्ट्रीमिंग करने का। वो हमेशा लोगों को कोई ना कोई स्टोरी सुनाता था और इस तरह से बांध लेता था कि इन दी एंड वो उसकी प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर हो जाते थे। आज वो ये सारा कुछ जब शाया को समझा रहा था तो शाया तो लगता था कि अपना दिल भी उसे दे बैठी है। और उसके बाद वो गुआंगशी को भी ये डेमो देने लगता है और उसने इस तरह की एक स्टोरी सुनाई थी कि गुआंगशी एक लड़का होकर भी लेडीज परफ्यूम खरीदने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन साथ में उसे ये भी याद दिला देता है वैसे तुम्हें अच्छे से पता है अगर मैं ये परफ्यूम खरीदूं तो किसके लिए खरीदूंगा। ये सुनते ही दोबारा से यीबू का मूड खराब हो जाता है। और फिर फाइनली 7/7 का इवेंट आ चुका था। यहाँ पर शाया लेट ऑफिस में पहुंचती है, लेकिन यिन को देखकर हैरान थी। उसने यही प्लान किया था कि यिन आज ऑफिस में नहीं होगी और उसका असिस्टेंट बनकर वहाँ पर यीबू आएगा, जो कि साथ ही साथ उसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करने और लाइव स्ट्रीमिंग में हेल्प करेगा। लेकिन यिन ने तो अपना माइंड बनाया हुआ था। वो लेट नाइट तक अपने लाइव स्ट्रीमर्स को खुद ही ऑब्जर्व करने वाली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स सीईओ के सामने तो उसी ने जवाब देना था। उधर यीबू को भी ये पता चलता है कि उसके सिस्टर के जाने के कोई प्लान्स नहीं, तो वो भी काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी मास्क और हुड के थ्रू अपने आप को कवर करने लगता है। इतने में यहाँ गुआंगशी पहुंच जाता है और उनके प्लान का हिस्सा था कि गुआंगशी ने यहाँ से यिन को लेकर चले जाना है। अब जैसे ही गुआंगशी यिन को लेकर जा रहा था, एलिवेटर के सामने खड़ा था, तो इतने में सामने से निकलता है यीबू, जिसे देखते ही गुआंगशी यिन को हक कर लेता है और फिर उसे किस भी करता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो यीबू को पकड़ ना सके। अब इसके बाद यिन शर्मा जाती है। गुआंगशी उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ चलो, लेकिन वो कैसी है कि आज का दिन तो मैं किसी के साथ नहीं जाने वाली, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं और मैं खुद ही अपनी टीम को ऑब्जर्व करूंगी। अब यही बात गुआंगशी मैसेज करके उन दोनों को इन्फॉर्म कर देता है और उनको एंड टाइम पर अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। अब यीबू वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और वहां जाकर कॉल पर कनेक्ट रहता है शाया से, और इसके साथ साथ वो उसका सारा डाटा भी मॉनिटर कर रहा था। अब जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है, जब भी कोई क्रिटिकल पॉइंट आता था तो यीबू उसकी हेल्प करता था, उसे बताता था कि तुमने किस तरह से इस चीज को प्रमोट करना है, या फिर अब यहाँ पर तुमने कोई स्टोरी सुनानी है या फिर जोक सुनाना है। और आज शाया का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था और इसी वजह से उसके रिजल्ट्स भी लाइव स्ट्रीमिंग के बहुत अच्छे आ रहे थे, उसके व्यूअर्स बढ़ते चले जा रहे थे। और यहाँ पर यिन और दूसरी कोलीग भी हैरान थी कि आज इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है। लेकिन यिन ने एक बात नोटिस करी थी कि ये अपने एयरफोन के थ्रू किसी से कनेक्टेड है। अब इसी बीच उसका एयरफोन एक दफा गिर जाता है जब वो लकी ड्रॉ करने के लिए गई थी, और उसके फोन में किसकी आवाज आ रही थी ये यिन बहुत अच्छे से पहचानती थी कि ये यीबू है। वो सारा कुछ वहाँ से रैप करता है और फौरन से जाकर शाया के साथ ही बैठ जाता है, क्योंकि उसने किसी भी कीमत पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को फ्लॉप नहीं कराना था। अब वो उसके करीब ही बैठकर उसे असिस्ट कर रहा था। इतने में यहाँ पर यिन भी आ जाती है और उसके साथ साथ गुआंगशी भी। वो गुआंगशी से पूछती कि क्या ये सब तुम्हें पहले से पता था, और वो यस कर देता है। और यहीं पर ही पहली दफा यिन को पता चलता है कि उसका भाई एक फेमस लाइव स्ट्रीमर डान है, और आज वो जिस तरह से कंपनी में आकर अपने सिस्टर की और शाया की हेल्प कर रहा था, उसके स्किल्स बहुत कमाल के थे। ये देखकर यिन भी हैरान रह जाती है। यहाँ पर उसकी कोलीग डान का इंट्रोडक्शन उससे करा रही थी कि वो आगे से कहती है कुछ भी मत बताओ, ये मेरा अपना भाई है। और फिर फाइनली जब तक लाइव स्ट्रीमिंग ओवर हुई थी उनके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आए थे, और यिन जिस तरह से उसके लिए क्लैपिंग कर रही थी, एक दफ़ा तो यीबू काफ़ी डर भी जाता है कि कहीं ये मुझ पर गुस्सा ना करे। लेकिन वहीं पर उसे बचाने के लिए शाया और गुआंगशी दोनों यीबू की साइड लेने लगते हैं। और फिर फाइनली सारी की सारी टीम इकट्ठी हो जाती है। हर कोई डान का यानी कि यीबू का थैंक यू करता है कि उसने उनकी लाइव स्ट्रीम को सक्सेसफुल बनाया।
अब वापसी पर जब दोनों बहन भाई घर जा रहे थे तो यहाँ पर यीबो के डरे होने की बारी थी, क्योंकि उसे डर था कि फौरन से जिन जाकर डैड को सारा कुछ बता देगी और डैड उसके इस काम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पढ़ाई पर तवज्जो दे। जबकि यीबो का ये मन था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग को एज अ कैरियर यूज़ करना चाहता है और वो इस काम में था भी बहुत अच्छा। यहाँ पर जिन उससे कहती है कि देखो, जो तुम्हारा मन करता है वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ स्टैंड करूंगी, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि मेरी किस में खुशी है? मेरी खुशी में क्या तुम मेरे साथ स्टैंड करते हो? और फिर साथ ही साथ उसे बताने लगती है कि जर्लिन के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो उसे हमेशा नीचा देखता था और उसके काम को भी। जबकि उसे ये रियलाइज़ कराती है कि ये सारा कुछ करने में, मेरी हेल्प करने में तुम्हें गुआंगशी ने राजी किया है, तो यही सब कुछ माइंड में रखो और देखो कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। वो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता है, मेरे पर लुक डाउन नहीं करता। जब से वो मेरी लाइफ में आया है मुझे पता चला है कि मेरी वैल्यू क्या है और मैंने खुद को चेरिश करना स्टार्ट किया है। उसकी ये बातें सीधी यीबो के दिल को लगती हैं और वो कहता है कि ठीक है, उसका मेरे जीजू बनने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मैं अच्छे से उसे परखूंगा, उसका टेस्ट लूंगा। अगर वो मेरे टेस्ट पर पूरा उतरा तो फिर ही मैं ये रिश्ता अप्रूव करने वाला हूँ। और जिन को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। गुआंगशी को भी ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं यीबो का दिल नरम हुआ है, तो वो भी ये सुनते बहुत खुश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे अपने सेल्स के सारे रिजल्ट लेकर जिन जाती है मिस जैंग के पास। वो देखती है कि उसके रिजल्ट्स बहुत इम्प्रूव हुए थे, लेकिन फिर भी सीईओ ने जो टारगेट उनके लिए रखा था अभी तक वो अचीव नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि नहीं। यहाँ पर जिन मिस जैंग का थैंक्स भी करती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सीईओ उसे कंपनी से ही निकालने वाला था, लेकिन मिस जैंग ने उसे बचाया था और लाइव स्ट्रीमिंग वाले डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करा दिया था। आज मिस जैंग फिर से उसकी हेल्प करती हैं और उसे रिकमेंड करती हैं कि एक मोबाइल गेम की कंपनी के साथ तुम कोलैबोरेट करो और उनके साथ मिलकर आप लोग अपनी प्रमोशन कर सकते हो। अब यिन यही टास्क लेकर उनके पास जाती है, वो लोग मीटिंग करते हैं। यहाँ पर यूरो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इन दी एंड उनके बीच सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में बहुत जल्दी कर रही थी। जिन को ये सब कुछ ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन फिर भी वो ये चांस अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, तो वो भी फौरन से कॉन्ट्रैक्ट रेडी करा लेती है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि आज मिस्टर याओ का बेटा यू ऑफिस में ही आया हुआ है। वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था कि यहाँ पर येरान उसे नजर आती है। येरान उसे देखती है तो वो बच्चा उसे बहुत स्वीट लगता है और वैसे भी वो बहुत क्यूट टॉक कर रहा था। साथ ही साथ उसने येरान की बहुत सारी तारीफें भी की थी, जिसके बाद ऑफ कोर्स वो इतनी खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। और इतने में सामने से याओ और गुआंगशी आ रहे थे। वो फौरन से डैड डैड चिल्लाता हुआ उनकी तरफ जाता है और यहाँ पर याओ कल्टी खा लेता है और ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो नहीं बल्कि गुआंगशी इस बच्चे का डैड है। और साथ ही साथ गुआंगशी को भी मना लेता है कि अपने बेटे को साथ लेकर जाओ ना, इसे आइसक्रीम आज का दिन मैं तुम्हें ऑफ देता हूँ। ये सुनते ही गुआंगशी समझ जाता है और बच्चे को लेकर पतली गली से निकल जाता है। अब येरान हैरान तो बहुत हुई थी कि गुआंगशी इसका एक बेटा है, इसकी तो एज भी काफी कम लगती है। और यहीं पर ही पीछे शाया भी खड़ी हुई थी जिसने ये सारा कुछ देख लिया था। उधर जिन अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी फारिग ही हुई थी कि शाया उसे कॉल करके रूफ टॉप पर बुलाती है और उसे वही बम फोड़ देती है। कहती है कि आपको पता है गुआंगशी का एक बेटा भी है, 5-6 साल का है। मुझे लगता है कि वो आपको उल्लू बना रहा है, उसकी अपनी एक फैमिली भी होगी। अब ये सुनते ही जिन काफी परेशान हो जाती है, जबकि वहाँ पर गुआंगशी यू को उस वक्त आइसक्रीम खिला रहा था और यू भी बड़ा समझदार था। उसने भी इस एक्टिंग में हिस्सा ले लिया था, क्योंकि वो समझ जाता है कि वही फियर्स वाली आंटी अब शायद उसकी मम्मी बनने वाली हैं। उधर जिन अलग परेशान बैठी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि शायद को कोई कंफ्यूजन हुई है या फिर सच में ऐसा है। और येरान उसे तो पूरा शक था कि याओ फिर से मेरे साथ कोई चाल चल रहा है। वो फौरन से उसे मैसेज करती है और कहती है कि 777 पर मेरी सेल्स बहुत अच्छी रही हैं, मैं पार्टी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे डिनर पर। जैसे ही याओ ये मैसेज पढ़ता है तो हैरान रह जाता है, क्या ये मुझसे नाराज नहीं है, ये तो खुद ही मान गई, ये तो चमत्कार हो गया। अब वो फौरन से गुआंगशी को कॉल करता है और कहता है कि येरान को मनाने का मेरे पास आखिरी मौका है, प्लीज मेरे बेटे यू के लिए बेबी सिटिंग कर दो आज के दिन। गुआंगशी ने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना था, लेकिन वो आगे से उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आज तुम चिल्ड्रंस डे मना लो, मुझे वैलेंटाइंस डे मनाने दो। तो आगे से गुआंगशी उसे मशवरा देता है कि देखो सारा कुछ सच सच येरान को बता देना, अगर तुम अब दोबारा उससे कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो ये वैलेंटाइंस डे कहीं तुम्हारे लिए अप्रैल फूल ना बन जाए। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।